So students, in this video we'll complete the p block elements. In the last video we completed the 17th group element, and today in this video we'll complete the 18th group element, and we'll also do some of the important structure of the compounds. So first we'll start with the 18th group elements. Group number 18. अब देखो ग्रुप नंबर 18 में जो एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन एंड रेडोन। ऑल्दो रेडोन जो है वो एक आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। लास्ट एलिमेंट आपके रेडियो एक्टिव ही होते हैं। दीज आर वेरी मच अनस्टेबल। ठीक, तो हीलियम से स्टार्ट होगा, रेडोन तक आएगा, ऑल्दो हम जो स्टडी करेंगे वो जिनोन तक ही करेंगे। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 18th ग्रुप एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस। हम इन्हें इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इनमें से कोई भी ना तो लिक्विड की फॉर्म में होगा और ना ही सॉलिड की फॉर्म में। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है name only that family in which there is only one type of element in gaseous phase is present, तो वो होगी आपकी ग्रुप नंबर 18। तो ग्रुप नंबर 18 की फैमिली में जितने मेंबर्स होंगे वो सब आपको गैस की फॉर्म में मिलेंगे। वाई दे आर प्रेजेंट इन द गैस फॉर्म विल डिस्कस लेटर, बट ये सब आपके पास गैस की फॉर्म में होंगे। और इन्हें इनर्ट क्यों बोलते हैं? दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस। इनर्ट इसलिए, देखो इन सब के आउटर मोस्ट में इनका ऑक्टेट पूरा होगा। ऑल दीज एलिमेंट्स हैव कंप्लीटली फील्ड ऑक्टेट। इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इन्हें ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ज़रूरत है और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। और अगर बात करूँ मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, जर्नल की, NS2 NP6 2 + 6 8 पूरे हो गए। NS2 NP6 जैसे हीलियम होगा तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 ही जाएगी, इसमें p नहीं आएगा। नियोन में NS2 S2p6 2s2 2p6, आर्गन में 3s2 3p6, क्रिप्टन में 4s2 4p6 लाइक एज 5s2 5p6 7s2। ये इस तरीके से आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता होनी चाहिए। बड़े आराम से कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसको याद करने की भी। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एंड ड्यू टू दी completely filled electronic configuration, or because their octet is complete, these elements don't react and they are known as inert gases. नाउ इनकी सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं, जो हम हमेशा करते हैं कि हर ग्रुप के मेंबर्स की फर्स्ट कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर ली है, उसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। जर्नल रहेगी NS2 NP6। अब इसके बाद हमें आना है, जो हर बार हम स्टार्ट करते हैं रेडियाई या साइज से। रेडियाई या साइज से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए रेडियाई की, तो देखो हमें पता है ये इनर्ट गैसेस कहाँ मिलती हैं? जो आपका सबसे लास्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18। एंड वी नो व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड द साइज डिक्रीजेस। व्हाई डिक्रीजेस? बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज, हमेशा न्यूक्लियर चार्ज आपका यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा और साइज इससे कम होता रहेगा। लेकिन 18th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं हीलियम, नियोन, आर्गन लाइक दिस, इनका साइज अपने पीरियड के बाकी मेंबर के मुकाबले में स्लाइटली लार्जर होगा। और उसका रीज़न क्या होगा? बिकॉज ऑफ द कंप्लीटली फील्ड शेल देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन दे हैव स्लाइटली लार्जर साइज। तो देखो जैसे मैं नियोन ले लेता हूँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक हैं। तो एक स्मॉल स्पेस में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स वाई देयर इज ग्रेट रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन the size slightly increases. So what you will write, due to the completely filled shells, due to the completely filled shells there is great repulsion between the electrons, and due to this great repulsion
दे हैव स्लाइटली लार्जर साइज। इसमें कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, वेरी इजी, आपके कंसेप्ट के बेसिस पर ही क्वेश्चन है। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन की, तो हम इसको लिखेंगे IE एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंड वी नो दिस एंथैल्पी इज इक्वल टू द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। अब देखो क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, तो हमें पता है कि कंप्लीटली फील्ड शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए इन सब की एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बहुत हाई होगी। सो द इनर्ट गैसेज और द 18 ग्रुप एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बिकॉज ऑफ द कंप्लीटली फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। वाई? बिकॉज द ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फील्ड। ठीक, सो बिकॉज देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट एंड दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दोनों वर्ड लिख सकते हो आप, दैट देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट एंड दे हैव कंप्लीटली फील्ड आउटर, दे हैव ऑक्टेट कंप्लीट मीन्स दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट, दैट्स वाई दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब इसी की जगह पर हमारे पास एक और बहुत ही सिमिलर सी टर्म होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड दिस इज द एंथैल्पी चेंज और चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द एटम। और जितनी ये पॉजिटिव होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर ऐड करना मुश्किल होता है, जितनी नेगेटिव होगी उतना ईजिली ये इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा। एंड these 18 group elements or the inert gases have very high positive electron gain enthalpy. And why? Because of their completely filled, or because their octet is completely filled, that's why they don't want to gain the electron, they have very less tendency to gain electron, that's why they have very high positive electron gain enthalpy। तो इसका आंसर आ सकता है because in the inert gases the octet is complete, the inert gases have very less tendency to gain electron or they have no tendency to gain electron, that's why they have very high positive electron gain enthalpy। ठीक, अब इसी के साथ हम एक यहाँ पर और इजी टर्म ले सकते हैं, दैट इज मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। और देखो अब पता ही लग गया आपको कि जो इनर्ट गैसेस हैं, अब ये ना तो लिक्विड की फॉर्म में है और ना ही सॉलिड की फॉर्म में है। अब मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किनका हाई होता है? जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब ये अगर प्रेजेंट है गैस की फॉर्म में, इसका मतलब इनके बीच में बॉन्ड भी वीक होगा, और वो कौन सा होगा? वंडर वॉल ओनली। बिकॉज जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज गेन या शेयर नहीं कर रहे हैं तो एक ही टाइप का बॉन्ड बचता है, दैट इज ओनली एंड ओनली वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Due to this weak, now you will write, due to the weak van der Waals force of attraction, the 18 group elements have लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो कम होता है, इसीलिए गैस की फॉर्म में मिलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि विल डिस्कस व्हाई दीज आर प्रेजेंट इन गैस फॉर्म ओनली बिकॉज ऑफ द कंप्लीटली फील्ड आउटर मोस्ट शेल और द बिकॉज देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट, दैट्स व्हाई दे डोंट हैव द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, दे हैव वेरी वीक van der Waals force of attraction, that's why their melting and boiling point is also low and they are present in gaseous form। ठीक, अब देखो क्योंकि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है? वीक van der Waals, and due to this reason these gases can't be easily changed into liquid। देखो हम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं by applying the pressure and lowering the temperature। ठीक, टेम्परेचर लो कर दें, प्रेशर हाई कर दें तो हम गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, बट inert gases can't be changed into liquid easily because of the weak van der Waals force of attraction। क्योंकि हम उन्हीं गैसेस को easily कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हाई हो, ताकि आपने थोड़ा प्रेशर लगाया तो उस हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेवलप हो जाए प्रेशर लगाने से, एंड दैट चेंजेस इनटू लिक्विड और सॉलिड। बट these gases have very weak van der Waals force of attraction, that's why these can't be changed into liquid। ठीक,
अब देखो इसके बाद हमें देखो छोटा सा भी पार्ट रह गया, इसमें कोई बहुत बड़ा हमारे पास पोर्शन है नहीं। तो अगर हम 18 ग्रुप की बात करें, जैसे हमने कह दिया कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो फिर इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं करेंगे। अब अगर रिएक्शन नहीं करेंगे कंपाउंड भी नहीं बनना चाहिए, और होता है 18 ग्रुप के कंपाउंड नहीं बनते, बट जैसे ये हीलियम नो कंपाउंड, नियोन नो कंपाउंड, आर्गन नो कंपाउंड, क्रिप्टन एंड देन जीनोन। रेडोन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि रेडोन जो है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। अब ज़रा ध्यान देना, जीनोन के कंपाउंड मिलते हैं, एक दो कंपाउंड क्रिप्टन के भी मिलते हैं। यूजुअली सबसे मैक्सिमम जो मिलेंगे आपको मिलेंगे जीनोन के। तो क्वेश्चन जीनोन के ऊपर ही आ सकता है कि जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की ना गेन करने की, बट फिर भी जीनोन के कुछ कंपाउंड मिल जाते हैं। वाई जीनोन कुछ कंपाउंड बनाता है, जैसे मैं बताऊँ आपको, बड़ा आसान सा होगा, देखो ये रिएक्शन भी आ सकती है। Xe+F2 आपका बन सकता है XeF2, यहाँ पे 2 ले लो। Xe+F2 ये बन सकता है XeF4, तो XeF4 के लिए इसको आप 2 ले लो। ठीक, इसको हमें गलत कर देते हैं, यहाँ पर इसको यही रहेगा। तो अच्छा, Xe+F2 से XeF6 बन सकता है, तो यहाँ 3 ले लो। अब ज़रा ध्यान देना, आपके जो कंपाउंड बने हैं ये किससे बने हैं, फ्लोरीन से। यहाँ बन सकते हैं ऑक्सीजन से भी। अब पहली चीज़ तो कंपाउंड बन रहे हैं, अब वो बन भी किसके रहे हैं, ओनली जीनोन के। और ज़रा ध्यान देना, दूसरी बात मैंने क्या कही, भी बनेंगे केवल या तो फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से। तो ज़रा ध्यान रखना, देखो होता क्या है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन डिक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होता है। तो जीनोन की जो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है वो लो होती है, मीन्स इसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। और अगर कोई बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आप इसके साथ में ले आओ, जैसे फ्लोरीन हो गया या फिर ऑक्सीजन, बस 2 ही हैं, फ्लोरीन या ऑक्सीजन, तो क्या करेगा वो जीनोन में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और कंपाउंड बना लेगा। तो अब ज़रा ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, वाई ओनली फ्लोरीन, अब ये नहीं दिया हुआ है नोट्स में ना बुक में दिया हुआ है, बट जस्ट ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं अभी कि वाई ओनली दी फ्लोरीन और ऑक्सीजन कैन मेक कंपाउंड विद द जीनोन और क्रिप्टन। तो उसका रीजन रहेगा बिकॉज द ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दे कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द जीनोन विच हैज़ वेरी लो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन ही कंपाउंड बना सकते हैं जीनोन के साथ में। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये रहेगा कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, दे कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक, एंड ऑक्सीजन भी जा सकता है यहाँ, और जीनोन ही क्यों बना रहा है या क्रिप्टन, बिकॉज दे हैव वेरी लेस एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इतना केस हमारे पास होता है। अब देखो इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि वाई द, एक क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, वाई द केमिस्ट्री ऑफ रेडोन इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी, कि हमें रेडोन की जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का मतलब है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी जो हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ नोन एज केमिस्ट्री। तो रेडोन की केमिस्ट्री मुश्किल क्यों है, बिकॉज रेडियो एक्टिव है ये, बिकॉज रेडोन इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दैट्स वाई इट्स स्टडी इज़ डिफ़िकल्ट, इट्स केमिस्ट्री इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक, चलो अब इसके बाद इस चैप्टर का बस एक लास्ट टॉपिक बचता है, लास्ट क्वेश्चन कहूँगा मैं, टॉपिक भी नहीं, और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मे बी कि बिल्कुल कॉपी ही आ जाए, और अगर ये आया कॉपी ही आएगा। वन साइंटिस्ट इज देयर हुज नेम वाज गिवन लाइक एन बार्टलेट, LETT, ऑल्दो इसको एन बार्टले बोलेंगे, बट एन बार्टले, बट ये ऐसी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है इसकी। तो स्पेलिंग में BARTLE, गलत हो गया यहाँ पे, BARTLE बार्टले। ठीक, तो एन बार्टले
एक साइंटिस्ट था। अब क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इंस्पायर्ड एन बार्टले टू हैव द रिएक्शन बिटवीन द ज़ीनोन एंड PTF6 कि देखो ज़ीनोन ने क्या, बार्टले ने क्या किया कि रिएक्शन कर दी थी PTF6 और ज़ीनोन में, और कंपाउंड क्या बना था, ये बना था, ज़ीनोन बाहर कर दो, इन ब्रैकेट्स PTF6 लिख दो, ये कंपाउंड बन गया था। ज़ीनोन का PTF6 कंपाउंड बना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मीन्स कि एन बार्टले को कहाँ से ये आइडिया आया कि मुझे रिएक्शन करनी भी चाहिए विद ज़ीनोन विद द PTF6। तो उसका बड़ा अच्छा आंसर ये है कि इससे पहले एन बार्टले ने एक रिएक्शन की थी बिटवीन द ऑक्सीजन O2 एंड PTF6 एंड ही वॉज एबल टू मेक कंपाउंड ऑफ द ऑक्सीजन एंड PTF6। जहाँ ज़ीनोन लिखा है वहाँ लिख दो O2 PTF6। एंड आफ्टर दैट ही ऑब्जर्व्ड दैट द एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ज़ीनोन एंड ऑक्सीजन इज सेम, कि जो इलेक्ट्रॉन खींचने की मतलब कि जो आपके पास ज़ीनोन है और ऑक्सीजन है, इनकी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन सेम थी। इस चीज़ ने उसको इंस्पायर्ड किया, इस मोटिवेट किया कि अगर जितनी एंथैल्पी ऑक्सीजन की है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑक्सीजन की है और उतनी ही ज़ीनोन की है, तो अगर ऑक्सीजन रिएक्शन कर सकता है तो ज़ीनोन भी कर जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर देखो। अब ये क्वेश्चन आपके पास एक तरीके से रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए भी आ सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। O2 PTF6 Xe PTF6 एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इंस्पायर्ड द एन बार्टले टू हैव a reaction between the oxygen and between the ज़ीनोन and PTF6? Then we will write that the ज़ीनोन performed, that and Bartley performed an experiment between the oxygen and PTF6 and he was able to make a compound that is O2 PTF6 and he observed that the enthalpy of ionization of both ज़ीनोन and oxygen is same and this inspired him to have a reaction between the ज़ीनोन as well and the PTF6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये थियोरेटिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद मैंने देखो आपको नोट्स में ना लास्ट में स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं और ये स्ट्रक्चर्स आपने सारी कर लेनी है और तरीके से करनी है, और ये आपके पास ध्यान रखना 2 मार्क्स इसमें से कम आ सकते हैं। बहुत ही ईजी रहेंगे, कोई उसमें लिखना नहीं है, विद इन ए मिनट आप कर दोगे। और मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा कि कैसे कैसे बनानी है, जो स्ट्रक्चर्स बनानी है। देखो पहली स्ट्रक्चर दी हुई है N2O5 की, N2O5, जरा ध्यान रखना ये N2O5। तो यहाँ पर देखो ये 2 है तो ये 5 है, ओड में आ गया। इसका ऐसी कंडीशन में क्या करो, आप 2 बना दो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन ले आओ बीच में। जब भी ऐसी कोई कंडीशन ओड वाली आए तो जो ओड नंबर है उसको बीच में ले आओ। अब इसके पास 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ये कोवलेंट बॉन्ड बना दो सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही यहाँ डबल बॉन्ड और ये बना दो कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आपकी N2O5 की स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। PCl5 की स्ट्रक्चर मैं देखो चलो बना देता हूँ। ऑल्दो PCl5 हम +1 में कर चुके हैं, यहाँ दोबारा देख लो। PCl5 बनाना है अगर आपने PCl5 तो बीच में लोगे सेंटर में। ये PCl5 में क्या होगा, एक ट्राइगोनल होगा, उसको जोड़ दो आप, और एक ये दो बस Cl 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 Cl, ये बन गया PCl5 की स्ट्रक्चर। ऐसे ही आपके पास देखो अब स्ट्रक्चर आएंगी एक फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स की, वो मैं बना देता हूँ आपको, उसका तरीका बताता हूँ। पहले बता चुका हूँ ऑल्दो, बट दोबारा से एक बार लास्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास ये हो सकता है XePO2, XePO4, X2PO3, X2PO4। ठीक, अब इस टाइप की स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगी जरा ध्यान रख लो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपके पास किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन दिया हुआ हो तो ये एक रूल रहेगा कि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। तो ठीक है, ये फॉस्फोरस सेंटर में लेकर आना है
और एक ऑक्सीजन ने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक, कि पहले हम कर चुके हैं वैसे। अब इसके बाद देखो कितने बचे ऑक्सीजन, ओनली वन बचा है ऑक्सीजन। जो बचा हुआ ऑक्सीजन है, अब देखो क्या इसके पास हाइड्रोजन है कितने, 3 है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया बस, बाकी ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड बना देंगे। ये स्ट्रक्चर बन गई। ठीक, 1 2 3 4 5 पूरे बॉन्ड हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही X3PO4, तो P यहाँ लगाया और डबल बॉन्ड लगा दिया, ये रहा। अब इसके बाद 3 ही ऑक्सीजन बचे हैं, एक तो यहाँ लग गया और 3 ही बचे हैं हाइड्रोजन, तो आपने 3 ऐसे लगा देने हैं। ये लो POH POH POH, एंड यू नो जितने OH बॉन्ड होंगे उतनी क्या होगी इसकी बेसिसिटी। इट्स बेसिसिटी इज 1, इट्स बेसिसिटी इज 1 2 एंड 3। ठीक, ऐसे ही X2PO3, तो ये P डबल बॉन्ड O, अब कितने O है 3, बट H कितने बचे हैं 2 ही, तो देखो नहीं सॉरी यहाँ पर एक O, तो यहाँ पहुँच गया 2 ऑक्सीजन 2 ही हाइड्रोजन, तो बस POH POH। ठीक, और कितनी है बेसिसिटी इसकी 2। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स बनानी है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ बना दिया आपको, बाकी आपने ट्राई कर लेनी है। अभी मैं और भी बनाता हूँ स्ट्रक्चर्स, जितनी मैक्सिमम हो सकते हैं हम यहाँ पे ट्राई करेंगे बनाने की। अब देखो एक स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग टाइप की है, ये HPO3 होल ट्वाइस एंड होल थ्राइस, HPO3 होल थ्राइस। अब इसे कैसे बनाना है, देखो यहाँ पर भी रूल तो वही लगेगा। पहले काम करो आप, 3 फॉस्फोरस आप ले लो, एक फॉस्फोरस यहाँ, एक फॉस्फोरस यहाँ और एक फॉस्फोरस नीचे ले लो। अब देखो अगर आप इसको तोड़ो तो क्या बनेगा, HPO3। इस तरीके से है ये। हर P के पास 3 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है, तो जो 1 हाइड्रोजन है उसको आप पहले ही OH की फॉर्म में लिख दो। इसको भी OH, इसका भी OH, इसका भी OH लिख दिया। अब इनके पास क्या होगा, एक एक डबल बॉन्ड भी बनेगा पक्का, वो भी बना दो आप, O डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O कर दो। ठीक, अब क्या करना है, देखो आपको इन सबको जोड़ देना है ऑक्सीजन से। इसको आप यहाँ पर ये लो। अब देखो एवरी ऑक्सीजन इज हैविंग 2 बॉन्ड, 1 2 1 2, और एंड ऑक्सीजन शुड हैव 2 बॉन्ड्स, पूरे हो गए। अब देख लो, काउंट कर लो आप, हर एक के पास अपना अपना। देखो इसको जैसे मान लो ये रहा, क्या बन गया, P 1 2 3 O3 और यहाँ पे H आ गए, तो HPO3। ऐसे ही सेम केस ये आ गए आपके पास, PH या HPO3, ऐसे ही ये आ गया। तो इस तरीके से ये आपकी स्ट्रक्चर यहाँ बन गई। ठीक, ऐसे ही एक स्ट्रक्चर और दी हुई है आपके पास, HPO3N। अब यहाँ पर N का मतलब होता है लार्ज नंबर, कोई जिसकी लिमिट ना हो। ठीक, अभी कैसे बनेगा, देखो इसमें आप जितने मर्जी P ले लो, कोई इशू नहीं है, 3 4 तक ले सकते हो, 4 चलो मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसके बाद सबके पास एक एक डबल बॉन्ड कर देना है आपने पहले ही। ये लॉन्ग, ये स्ट्रेट चेन होगी, एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन, और सबके पास अपना अपना क्या होगा, H होगा, तो सबके पास OH 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 कर दो और सबको जोड़ दो O के साथ में, ये जोड़ दो O से बस, और ये इस तरीके से कर दो, लंबी चेन बनती चली जाएगी, इसका कोई एंड नहीं होगा। तो ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई HPO3N। ठीक, अब और देख लेते हैं कुछ एक अलग अलग स्ट्रक्चर, जैसे कि आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर दी हुई है H4P2O5। ठीक, अब देखो E1 और ये ओड, आई थिंक बात समझ आ जाएगी आपको। एक P यहाँ लो, एक P यहाँ, और इन दोनों को पहले जोड़ दो आप O से बस। अब देखो एक चला गया, यानी कि बचे 4O।
2O के पास, तो इसके पास अब देखो 2O बचे हैं तो एक O तो डबल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, वो ये कर देना है आपने, एक O। अब इसके बाद कितने O बचे हैं देखो, एक O OH, एक O OH। अब हर एक के पास कितने O हैं देखो, हर P के पास ऑन एवरेज 2H होंगे, एक H यहाँ लगा दिया, एक H और एक H, कंप्लीट कर लो आपके पास 1 2 3 4 H पूरे हो गए, P 2 हो गए एंड O 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर पूरी हो गई इस तरीके से। बाकी स्ट्रक्चर्स को आप कर सकते हैं, आप कर लेना, मैं यहाँ पे आपको हिंट दे दिया है। अब सभी स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनेंगी। अब अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपके पास H2SO3 की, H2SO3, अब देखो सल्फर सेंटर में आएगा और यहाँ पर भी इसके ऊपर एक डबल बॉन्ड O आएगा रूल के मुताबिक। अब 2O 2H, तो बस 2O 2H। जब ज़रा ध्यान देना, सल्फर के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कितने हुए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ आप देखो मैंडेटरी है, आपको यहाँ पर एक लोन पेयर बनाना ही पड़ेगा, नहीं लोन पेयर बनाओगे नंबर कट जाएंगे। सो बी रेडी टू शो दिस विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर। अगर लोन पेयर नहीं बनाओगे मुश्किल, आपको ये लोन पेयर बनाना ही पड़ेगा, ठीक। ऐसे ही देखो आप थोड़ी और स्ट्रक्चर लगा जाती हैं, वो कर लेते हैं। लोन पेयर को जरूर दिखाना है। जैसे देखो आपको स्ट्रक्चर बनानी है, यहाँ पे मैंने दी हुई है XeOF4, XeOF2 है या 4 है, ये 4 दिया हुआ है। चलो अब कैसे बनाएंगे, तो Xe लिख दो, Xe डबल बॉन्ड O लगा दो, एक ही O है, ख़त्म। अब यहाँ पर F4 आएंगे, 1 2, इसको थोड़ा पैसे बनाना ज़रा, 1 2 3 4 F F F F। अब देखो जिनोन के आउटर मोस्ट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने आए 1 2 3 4 5 6, जितने बॉन्ड उतने इलेक्ट्रॉन्स, एक बचा हुआ है, तो यहाँ पर लोन पेयर दिखाना पड़ेगा आपको, जो मस्ट है ये। तो ऐसे ही SF4, ये पहले हम बना चुके हैं। SF4 में 1 2 3 4, अब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी 4 इन्वॉल्व हो गए, बट सल्फर के आउटर में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई ये लोन पेयर, ठीक। अच्छा देखो इसमें एक चीज़ और भी आएगी, अगर आपको इसको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनानी है, सीसो स्ट्रक्चर, तो कैसे बनेगी। देखो सीसो स्ट्रक्चर तो कितने 1 2 3 4 5, इसमें कुल मिलाकर के 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर, 5 स्ट्रक्चर्स, 5 जो हैं आपके पास यहाँ पर पेयर्स हैं, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। स्ट्रक्चर बनेगी आपकी इसकी इस तरीके से, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक। तो ये ट्राइगोनल और ये बाई पिरामिडल, ठीक। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर F लगा दिया, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F, और यहाँ पर आपने क्या ले लेना है लोन पेयर, क्योंकि देखो लोन पेयर को कहाँ रखोगे आप, ओनली एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ, बट यहाँ बनाओगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर आसान से बन जाएगी। और इस F को थोड़ा सा आपने इस तरफ ऐसे कर देना है, क्यों, ताकि रिपल्शन मिलेगी इधर से, इसको बोलेंगे हम सीसो स्ट्रक्चर। तो SF4 की स्ट्रक्चर कैसी हो गई, सीसो स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हमारे पास एक और है H2S2O7, H2S2O7, अगेन ओड नंबर आ गया, 2S हैं यहाँ पर, ओड है तो यहाँ पर एक O लगा दो। अब हर O के पास 3 ऑक्सीजन आ गए, चलो पहले 3 ऑक्सीजन लगा लो, 1 2 3 1 2 3, 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 1 2 3, और H एक है तो एक H लगा दो, बाकी जो 2 बचे ऑक्सीजन हैं वो डबल बॉन्ड से ही जाएंगे। ये स्ट्रक्चर हो गई आपकी H2S2O7 की, ठीक। अब ऐसे ही देखो हमारे पास स्ट्रक्चर दी हुई है ClF3, तो ClF3 देखो पहले तो क्या होना चाहिए,
ClF3, ज़रा ध्यान देना, इसमें देखो Cl के पास होते हैं आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब 7 में से 3 बनाएंगे F के साथ बॉन्ड, कितने बचे 4, यानी कि 2 लोन पेयर। इसके पास 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है, 2 + 3 5, यानी कि वही स्ट्रक्चर बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। Cl यहाँ आ गया 1 2, इसको आप ऐसे ये और ऐसे भी ले सकते हैं। अब आपको 3 F लगाने हैं और 2 लेने हैं आपको यहाँ पर लोन पेयर। ज़रा ध्यान देना, देखो क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन, देखो 3 F, मान लो एक F यहाँ आ गया, एक F यहाँ आ गया और एक F यहाँ आ गया, तो क्या होगा, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, 2 4 5 6 7, और जब इनको रिपल्शन मिलेगी तो थोड़ा सा आपने इसको ऐसे और ये ऐसे F और F कर देना है। और इस शेप को क्या बोलते हैं हम, टी शेप। क्या बोलते हैं इसको, टी। देखो 1 2 3, तो ये ऐसे कुछ टी बन गया हो, टी शेप को बोलते हैं हम टी शेप। बाकी देखो बेटा आप शेप कर सकते हो, मैं 1-2 स्ट्रक्चर बना देता हूँ, उसके बाद स्ट्रक्चर्स आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। तो मैं कौन सी बनाता हूँ आपके लिए, XeOF4 बना दी है, Xe, चलो बाकी आसान सी बची हैं। जैसे आपको बनानी है, मान लीजिए XeF4, देखो ये Xe है, इलेक्ट्रॉन कुल होते हैं Xe के पास 8। अब 8 में से यहाँ 4 यूज़ हो गए, तो 2 लोन पेयर हो गए और 4 क्या हो गए, बॉन्ड पेयर। 2 + 4 6 कैसे होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऑक्टाहेड्रल कैसी होगी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ 1 2 3 4, और इधर लोन पेयर और इधर भी लोन पेयर। इस तरीके से आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। बाकी सब स्ट्रक्चर्स ऐसे ही बनेंगी, कोई इसमें मुश्किल नहीं आएगी। एंड बाय दिस योर P ब्लॉक चैप्टर इज़ फिनिश्ड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एटलीस्ट 10 मार्क्स शुड बी देयर फ्रॉम दिस चैप्टर इन द बोर्ड, सो बी रेडी। एंड इस चैप्टर को आपने विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिए हुए हैं आपको, उन अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बोल देना है, आई विल सेंड यू द PDF। और विदाउट प्रीवियस ईयर ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आएंगे। सो बी रेडी विद दैट। ओके, थैंक यू।